हेलो एवरीवन। आज के सेशन में स्वागत है आप लोगों का। जैसे कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि कल दोपहर तक यानी आज के दोपहर तक मैं आप लोगों को बिहार सिविल जज का जो 31वीं परीक्षा हुई है 6 दिसंबर 2020 में लॉ का पेपर सॉल्व करके लेके आऊँगी। ये पेपर है, आप लोग अपने अपने सेट निकाल लीजिए। ये सेट नंबर सी रहेगा। आप लोगों के पास में ए या बी या जो भी सेट हो, सी है तो आप सी लगा लीजिए, नहीं तो आगे पीछे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और ये प्रश्न कुंजी जो रहेगी वो एक्सपर्ट द्वारा, यानी कि मेरे और एक मेरे सर हैं, सीनियर सर हैं, उन्होंने ये दोनों ने हम लोगों ने बैठकर सॉल्व किया है। फिर भी कोई गलती या कोई त्रुटि होती है या जिस क्वेश्चन में हमें लगता है कि ये आंसर राइट नहीं है, हाँ 100% श्योर नहीं है, तब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगी। लेकिन जिस क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं होगी, आप उसे ऑफिशियल आंसर की आ जाने के बाद में हम पुष्टि कर देंगे। जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसे हम छोड़ देंगे। तो आप जो भी पेपर देकर आए हैं, तो आप मिलान कर लीजिए अपने इस जो भी आंसर किए हैं आपके पास में जो भी सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भावना शर्मा, और आप लोग नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। अगर हमारी ये जो कोशिश है आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन करा ही रही हूँ, और आने वाले दिनों में हम जल्दी से जल्दी एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कराएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। एमपी के सारे एक्ट मैं इस चैनल के माध्यम से आप कराऊंगी। काफ़ी सारे एक्ट जो है मैं करा चुकी हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मैं इसका राइट आंसर ही बताऊंगी फिलहाल तो आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आप टिक लगा लीजिए अपने अपने क्वेश्चंस को कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ए ये है विबंधन एक्सटॉपल द्वारा। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रत्याशन का सिद्धांत है ये धारा 92 से है। संचय का सिद्धांत है धारा 17 से, और शाश्वतता के विरुद्ध नियम है 14 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 73 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पट्टा एवं अनुज्ञप्ति के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार किया है हमने काफी, और ये मालूम हुआ है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी माफ कीजिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि जो गलत आंसर ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1, 3 और 4 राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में होना एवं पंजीकरण होना माफ कीजिएगा, लिखित में होना एवं पंजीकरण होना निम्नलिखित में से किस बंधक के आवश्यक नहीं है। बंधक में क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर है स्वयं के दस्तावेजों को जमा करा करके किया गया बंधक आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। तो अपवाद नहीं है पूछा है शाश्वतता के विरुद्ध। तो इसका आंसर नंबर डी, एक ऐसे पट्टे की प्रसंविधा जिसमें नवीनकरण हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिस पेंडेंस का शाब्दिक अर्थ है। लिस पेंडेंस का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा वाद जो न्यायालय के विचाराधीन हो। ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षमता का प्रावधान करती है। तो जब मैंने टीपी एक्ट पढ़ाया था तो आप लोगों ने धारा 7 पढ़ी होगी। धारा 7 में आप लोगों को सक्षम व्यक्ति और सक्षमता की बात लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के लिए एक अवधि से अधिक तक रोक लगाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 17 में ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रम बंधन का अभिधान का सिद्धांत जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि का एक सिद्धांत है, संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये प्रतिभूतियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जहां एक ऐसी संपत्ति का दान किया गया है जो अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा
जिसको शून्य करती है। तो धारा 124 है और भविष्य में किया गया कोई भी दान या ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर, तो आप धारा 124 पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएँगे आगे, तब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साम्या का प्रारंभिक स्रोत है। क्या है साम्या का प्रारंभिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी न्यायिक निर्णयन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साम्या के सिद्धांत की सांविधिक मान्यता नहीं पाई जाती है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे 2 ऑप्शन थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे। यहाँ पे मैं 90% श्योर हूँ। राइट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी माल विक्रय अधिनियम। तो आप लोग इस पे स्टार का निशान लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि इसको हमें बाद में भी रीचेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साम्या का क्षेत्राधिकार त्रिक्षेत्रीय है, अनन्य, समवर्ती और सहायी, यह कहा गया है। तो यह आस्टिन ने कहा है। नहीं, इस पे थोड़ा सा डाउट है आस्टिन और मैटलैंड से। अगर आपको भी इसका आंसर सही मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। मुझे इसमें डाउट है, 50-50 का डाउट है मुझे, राइट। तो मैं 50-50% लेके चलूंगी ऑस्टिन और मैटलैंड को। क्वेश्चन नंबर 14 साम्या के अंग्रेजी नियम को क्या है? तो सी है इसका राइट आंसर। भारतीय विधायिका द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट किया गया है, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक न्यास समाप्त होता है? तो सभी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, माफ कीजिए, सभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी जो ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं ये सारी राइट हैं। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर राइट है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा के अंतर्गत न्यास भंग को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 न्यास भंग को किस में परिभाषित किया गया है? अब मेरे को 2 लग रहा है, 50-50 इसका चांसेस लगा लेते हैं। तो आप लोगों को क्या है, इस पे भी स्टार लगा देते हैं। न्यास भंग का मैंने अभी तक एक्ट नहीं पढ़ा है फिलहाल, और मुझे कंफ्यूजन है कि कहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन न्यास का सृजन नहीं कर सकता है? तो एक अवयस्क व्यक्ति न्यास का सृजन नहीं कर सकता है, बहुत साधारण सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रतिद्वंद किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सामान्य सिद्धांत जिस पर शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किए जाते हैं समाहित है, किस पर, किस में समाहित है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 38 इसका राइट आंसर है। आज्ञापक व्यादेश द्वारा अनुतोष है, कैसा अनुतोष है? विवेकाधीन अनुतोष है। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रतिफल के बिना संविदा होती है, तो सबको पता है शून्य होती है, शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 22 संविदा के लिए वयस्कता की आयु, वयस्कता व्यक्ति, वयस्क 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 ए अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 देने का प्रस्ताव करता है, यह क्या है? यह एक सामान्य प्रस्ताव है, यह एक सामान्य प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता, न्यायालय पक्षकारों को दे सकता है, क्या दे सकता है? इसको वास्तविक क्षतिपूर्ति दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नॉन ईस्ट फैक्टम, नॉन ईस्ट फैक्टम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। संविदा का विफलीकरण नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विफलीकरण नहीं किया जा सकता है वाणिज्यिक असंभाव्यता द्वारा, सरकार के द्वारा, और संविदा की विषय वस्तु को नष्ट होने पर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक से विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है शून्यकरणीय संविदा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वचनात्मक विबंधन पर निम्न में से कौन सा एक केस है, कौन सा एक केस है? तो 28 का केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन
इसमें सत्य की बात कर रहा है, माफ कीजिएगा, सत्य की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य है और यही राइट आंसर है, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है। राइट। अगर कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश का वर्जन आप देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मात्र 20 रुपीज़ इसकी फीस रहेगी, 20 रुपी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के लीगल होम्स चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्कशन और क्वेश्चन के लिए भी आप डिस्कशन वाला ग्रुप जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, लोक नीति हेडले बनाम बैक्सलैंड का। तो ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1997 ने संशोधन किया था, तो कब, किस में संशोधन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 में जो सब क्लॉज ए और बी है, तो उसमें सब क्लॉज ए को जोड़ा गया था। संविधान में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुनर्निर्विचयन। पर इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो रिवोकेशन दे रखा होगा, वो ही आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत 68 के अंतर्गत केवल अवयश की संपत्ति उत्तरदायी है, केवल अवयश की संपत्ति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अचल प्रत्याभूति परिभाषित है, अचल प्रत्याभूति परिभाषित है, तो ये है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत परिभाषित है। पदम करार है, पदम का करार कैसा है? शून्य है। कैसा है? शून्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अप्रत्य में कबूतर का घोंसला सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो विनफील्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, घटना स्वयं बोलती है संबंधित है, घटना स्वयं बोलती है संबंधित है साक्ष्य के नियम से। यहाँ से एविडेंस शुरू हो जाता है एक एक क्वेश्चन। कठोर दायित्व के नियम को प्रतिपादित किया जाता है, माफ कीजिएगा, प्रतिपादित किया, तो ये जस्टिस ब्लैकबर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, क्यू फाशिट पर अलियम फाशिट पर सी का अर्थ है, क्या अर्थ है? 39 का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधिक दायित्व, प्रतिनिधिक दायित्व, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। अपराधों को निजी अपराध और लोक अपराध के रूप में किसने विभाजित किया? किसने विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एफ पोलक ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अपकृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा वैध बचाव नहीं है? तो वैध बचाव नहीं है देवी आपदा, विस मेजर, विस मेजर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 41 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। बिना क्षति के हानि सूत्र का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति, विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य के अंदर कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 44, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है के सिद्धांत को मान्यता दी गई। एएसपी बनाम वाइट, सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने एलएलबी में पढ़ा होगा। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, जीएस का पेपर सॉल्व हो गया है, 2 पार्ट्स में आया है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही रात को अपलोड कर दिया था और सेकंड पार्ट मैंने सुबह इवनिंग में 6 बजे करीब अपलोड किया है, तो आप लोग देख लीजिए। आई बटन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन आप सर्च कीजिएगा, तो लीगल होम्स के यूट्यूब चैनल में बिहार जुडिशरी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें काफ़ी सारे बिहार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। फिलहाल ये भी 2 पार्ट में रहेगा। 75 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी, 70 to 80 क्वेश्चन, और बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप इसे देखेंगे उससे पहले मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी, तो विद इन आपको हाफ एन आवर आपको दूसरी भी पीडीएफ ये वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन 45, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता का दायित्व है, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता का दायित्व है क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल पृथक। क्वेश्चन नंबर 46, अत्यांतिक दायित्व नियम बताता है, अत्यांतिक दायित्व का
नियम बताता है, तो इसका कठोर दायित्व की अपेक्षा कठोरतम दायित्व, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। माफ कीजिए, हाँ सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, उपेक्षा के कार्रवाई की सफलता के लिए क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रतिवादी के विरुद्ध कर्तव्य का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 48 देखते हैं, मानहानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है यदि मानहानि की सामग्री लिखी हो। किस पर लिखी हो? एक पत्र में, लेकिन पत्र डाक में नहीं डाला हो और अपनी अभिरक्षा में रखा हो, तो ये मानहानि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उपताप के अपकृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बचाव है? तो कौन सा इसमें इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, चिरभोग और कानूनी प्राधिकारी, तो ये दोनों आंसर इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है का अर्थ है। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है का अर्थ है तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए, तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(6) के अंतर्गत या के तहत भविष्य में समान भविष्य के सामान पद का क्या अर्थ है? फ्यूचर गुड्स का मतलब पूछ रहा है, तो फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है जो अभी निश्चित नहीं है, जो अभिनिश्चित है, अभी निश्चित है, जो निश्चित नहीं है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सही आंसर सही लग रहे होंगे, लेकिन अभिनिश्चित है, जो माल अभिनिश्चित है, माल जो अस्तित्व में नहीं है, माफ कीजिएगा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, माल जो अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौन सा बिंदु बिक्री करने और बेचने के समझौते के बीच अंतर करने को सही नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। बिक्री में यदि माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान जब तक अन्यथा सहमति नहीं होती खरीदार पर गिर जाती है, हालांकि बेचने के लिए समझौते में यदि माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान जब तक अन्यथा सहमत नहीं होता विक्रेता पर पड़ता है। राइट, तो ये आंसर आपका गलत था, ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैविएट एम्पटर का अर्थ क्या है? कैविएट एम्पटर का अर्थ है विक्रेता को खरीदार को सब कुछ बता देना चाहिए। आपने सुना ही होगा, विक्रेता और खरीदार के बीच में जो भी बातें होती हैं उनको, ये मैक्सिम है कैविएट एम्पटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जब विक्रय माल में एक नीलामीकर्ता द्वारा की जाती है और मुद्दा खरीदार को एक अच्छा हक स्वीकार करना होता है, तो इसका 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्रेता को अनुबंध के समय कोई सूचना नहीं है कि विक्रेता को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे को 90% इसमें राइट आंसर लग रहा है ये, और 10% राइट आंसर लग रहा है ये, लेकिन जो भी आंसर आपका सही है वो आप मुझे बताइए। फिलहाल तो इसे स्टार में लगा लीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, एक विक्रेता क्रेता को उसके द्वारा मांगे गए सामान की मात्रा से अधिक मात्रा के सामान की पूर्ति कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए, अधिक सामान जो मंगाया था उससे अधिक आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्रेता संपूर्ण सामान को अपने पास रख सकता है लेकिन केवल आदेश किए गए सामान का भुगतान करे, तो ये गलत है, क्योंकि ये गलती पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा गलत है। तो देखिए, जब तक पूरा माल आपके पास आ गया, गलती से एक्स्ट्रा माल आ गया, तो आप भुगतान करोगे, किसका भुगतान करोगे? जो एक्स्ट्रा माल आ गया उसका भी भुगतान करोगे। लॉजिक वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वचन पत्र के लिए सही नहीं है? वचन पत्र के लिए सही नहीं है, इसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक सशर्त वचनबद्ध शामिल है, तो ये आंसर ही इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, हालांकि एक चेक कई तरह से विनिमय पत्र से मिलता जुलता है, लेकिन यह भी दूसरे मामलों में एक अलग उपकरण है। इंगित कीजिए कि चेक और विनिमय पत्र के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत आंसर बताना है, तो इसका गलत आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक चेक को अस्वीकृत द्वारा अनादृत किया जाता है, परंतु विनिमय पत्र के मामले में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सम्यक अनुक्रम धारक के आवश्यक तत्वों के अनुकूल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे लिखित को इसकी परिकप्तता की तारीख पर सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 59 है, इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिखित के समुदेशन और वार्ता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक समुदेशन देनदार को तब तक बांधता नहीं है जब तक कि समुदेशन का नोटिस उसे नहीं दिया गया हो, लेकिन एक कार्यक्रम लिखित यानी एनआई जो है कि हस्ताक्षर की कोई जानकारी देनदार को नहीं दी जाती। यही आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित परिस्थितियों में से इंगित कीजिए कि कब एक बैंककार चेक को भुगतान करने में न्यायोचित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेक की तारीख प्रस्तुत की तारीख के बाद आती है तब। तो ये इनकार करता है तो ये न्यायोचित नहीं माना जाएगा, और बाद बाकी के आप देख ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत के कंपनी। अब देखिए यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे भी इन क्वेश्चंस में डाउट है। तो 61 आपका आप निशान लगा लीजिए। यदि आप लोगों को कहीं से आंसर मिलते हैं तो मुझे भी बताइए। 61, 62, 64, 63, 63, 64 एंड 65, 66, 67, आपके ये 70 तक क्वेश्चन है। 66 इन सब पे निशान लगा लीजिए आप। ये क्वेश्चन मेरे को अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे को इतना नहीं लगा कि मुझे इन पे दिमाग लगाना चाहिए। जो चीज़ नहीं पढ़ी होती है उन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मेरे अनुसार। तो अगर आप लोगों के सही आंसर मिल जाते हैं तो मुझे भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसी प्रथा के प्रमाण का तारीख किसमें निहित है। किसी प्रथा के प्रमाण का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए हर इसमें इन सब में ही प्रमाण जो प्रथा की बात हो रखी है इन सभी सेक्शंस में दे रखी है। तो ये आंसर डी जो है सही हो गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने एविडेंस अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आप लोग एविडेंस पढ़ना चाहते हैं तो लीगल होम्स के ही ग्रुप में चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से। 1 से लेकर मैंने पूरे 167 तक सेक्शन को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और कौन सा सेक्शन में से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल कराया है विद केस लॉज। तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। आप देखिए जाकर, प्लेलिस्ट में आपको आई बटन में भी दे दूंगी, और नहीं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं क्या क्या मैंने पढ़ा रखा है। तो काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है आपके जो मैंने पढ़ाया हुआ है, और मैं जो बोल रही हूँ कि ये आता है क्वेश्चन में, तो आप वो आया भी है कई क्वेश्चन पेपर में मैंने ऐसे देखा है। 72 का आंसर देखते हैं। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला किससे संबंधित है। तो यह आपका मृत्युकालीन बयान से रिलेटेड है। 72 का ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एक्सटोपेल का सिद्धांत माफ कीजिएगा, मैं कुछ पढ़ रही हूँ। एक्सटोपल का सिद्धांत किससे है। एक्सटोपल का सिद्धांत संबंधित है साक्ष्य के नियम से। 73 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाए जाने की संभावना का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 113 ए में उकसाने की बात है, और इसमें है दहेज हत्या, दहेज मृत्यु की बात हो रखी है, घरेलू से संबंधित है वो, और ये जोड़े गए सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, जाहिरा शेख किस में प्रमुख गवाह थी। तो जाहिरा शेख बेस्ट बेकरी केस में प्रमुख गवाह थी। इस केस में क्या हुआ था, इन्होंने गलत गवाही दी थी, और एक पहला ऐसा केस था जिसमें गवाह को दंडित किया गया था। तो ऐसा पहला केस था ये। जाहिरा शेख जो गवाह थी, इन्होंने वेस्ट बेकरी केस में 2004 में गलत गवाही दी थी, और इस केस में वह दंडित की गई थी। तो ये केस हमेशा याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य के साथ है। तो किस उद्देश्य के साथ है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 76 का सिविल न्यायालयों को अधिक शक्ति देने से रिलेटेड है। आप लोगों ने सीपीसी पढ़ी होगी तो आप देख ही लिए होंगे, नहीं तो अभी सीपीसी हमारे एक सर हैं वो करा ही रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। दमदूपत का नियम किससे संबंधित है। तो ये ब्याज से संबंधित नियम है। तो इसमें होता क्या है, मूल से अधिक ब्याज नहीं बन सकती है, ऐसा कुछ बताया गया है। ये नियम ये कहता है ब्याज से संबंधित नियम है। क्वेश्चन नंबर 78 है। स्थानीय जांच करने के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जाता है। अब जांच करने के लिए रूल
ऑर्डर 9 में ये बात की है। ये सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सीपीसी की क्लासेस भी जल्दी शुरू की जाएंगी, आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किया जाता है? समीक्षा के लिए आधार, अब देखो इंग्लिश में बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन जो लोग हिंदी माध्यम से हैं, मैं उन लोगों को एक बार सजेशन दूंगी कि आप वो इंग्लिश माध्यम भी पढ़ लें। इंग्लिश मीडियम का भी जो पेपर है उसको एक बार जब आप कन्वर्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो बहुत जल्दी से समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आया, तब मैंने इंग्लिश का देखा, तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई। तो ये आपका नियम और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। जो 47 है, 47 हो गया, 47 का रूल 1 में ये बात लिख रखी है, समीक्षा के आधार पर अधीन प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, कितने दिनों की समाप्ति के बाद चेतावनी लागू नहीं होती है? तो कितने दिनों की समाप्ति के बाद चेतावनी लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 90 दिन। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें काफी अच्छा डिटेल में किया हुआ है। 90 दिन 148 के बी पार्ट में है, 148 के बी पार्ट में है, आप सीपीसी में पढ़िएगा। तो ये सेक्शन आपको ये क्वेश्चन आपकी 80 क्वेश्चन मैंने आप सॉल्व करा दिए हैं। कुछ देर बाद ही आपको ये वीडियो अपलोड होने के बाद ही आपको दूसरे जो 81 से सेक्शन क्वेश्चन है, 81 से लेकर 150 तक आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप चेक कर लीजिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल से अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको कोई नया नोटिफिकेशन आता है। जैसे एमपी जुडिशरी की अभी फिर से शुरू हो रही है प्रिपरेशन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है। लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सीरियस वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आ रही हूँ। कल तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने फुल स्ट्रेटजी बताई है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ना है। और जो फर्स्ट टाइमर है, जो नए स्टूडेंट है, उनको भी काफ़ी मदद होगी कि फर्स्ट टाइम में भी आप कोई भी एग्जाम स्मार्ट तरीके से किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।